Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's lecture. हम start करने जा रहे हैं आज हमारा यूनिट 14 which is health and sanitation. आपको ज्यादा कंटेंट इस वाले टॉपिक पे मिलता नहीं, काफी ढूंढना पड़ता है जिसका आपके पास टाइम नहीं है ऑब्वियसली इतना सारा कंटेंट ढूंढने का। तो इसीलिए आई थॉट कि पहले मैं यूट्यूब पे लेक्चर लेके आऊं। ऑल्दो दिस इज फ्री फॉर ऑल, लेकिन अगर आप मेरा फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगी फुल बैच की भी एंड ओनली टेस्ट सीरीज बैच की भी। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हैं, फोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, इमरजेंस ऑफ हेल्थ ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। ठीक, ये हमारा टॉपिक है और चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो सोशियोलॉजी में हमें पता है बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं। तो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो सारी चीजें जो है हमें पढ़नी होती हैं। इसीलिए हमारे पास पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी आता है, हमारे पास इकोनॉमिक सोशियोलॉजी भी आता है एंड करंटली हमें पढ़ना है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, इसको हम मेडिकल सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। तो बेसिकली सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ जो है ये एक सेपरेट फील्ड बना अराउंड मिड 1900s, दैट मींस 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी के आसपास ये एक सेपरेट फील्ड बना। लेकिन उससे पहले भी जो आइडियाज थे रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ दे वर प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ? जब आप हेल्थ को एंड हेल्थ के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को, हेल्थ के रिलेटेड डिजीजेस को, इलनेस को, बेटरमेंट को, हर चीज को सोसाइटी के एस्पेक्ट से एनालाइज करना शुरू करते हो। अगर बीमारियां हैं तो कहीं वो बीमारियां सोसाइटी की किसी चीज की वजह से तो नहीं, सोसाइटी में कोई इनइक्वालिटी तो नहीं, इसी वजह से एक ग्रुप जो है वो ज्यादा बीमार होता है। क्यों हमें ये माल न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीजें जो है एक जो लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं सोसाइटी में, उन्हीं में देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स हम हेल्थ को सिर्फ एक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, हमें उसको एक सोशियोलॉजिकल लेंस से देखना होता है। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली कौन से नए टर्म्स क्वाइन किए गए, कौन सा टर्म किसने क्वाइन किया, स्पेसिफिकली कौन सी बुक्स लिखी गई। तो काफी जो कंटेंट है इट इज लोडेड विद मेनी फैक्ट्स, फैक्ट्स आपको याद करने, कंसेप्चुअल चीजें इसमें समझने वाली कम ही है। ठीक है, तो वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ जो है इसके आइडियाज पहले भी प्रेजेंट थे, कैसे दिमाग में आया कि हेल्थ और सोसाइटी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, आई ऑलरेडी टॉट यू दिस इन इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, दैट वीडियो इज आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज फ्री डेमो लेक्चर। ठीक, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, हमें पता है स्लम्स बढ़ गए। एक तरीके से सिटीज बढ़ रही थी, इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही थी, लेकिन यहाँ से स्लम्स बढ़ रहे थे। और स्लम्स का क्या फीचर है कि काफी ओवर क्राउडेड जगह होती है, वहां से क्या निकलती है, वहां से एपिडेमिक्स फैलते हैं, वहां से बीमारियां फैलती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, जो थिंकर्स थे उनके दिमाग में आया हेल्थ और इनइक्वालिटी, हेल्थ और सोसाइटी, इसका आपस में कोई रिलेशनशिप है। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, डिजीज आउटब्रेक्स, अनसेफ वर्क, न्यू इलनेस। तो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे लाइक इमाइल दरखेम, उन्होंने कहा देर इज अ सोशल कनेक्शन दैट इफेक्ट्स हेल्थ एंड वेलबींग। वेबर ने कहा हेल्थ केयर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल्थ केयर स्टडीड हाउ हेल्थ केयर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ पावर वर्क्स इन सिस्टम्स। तो ये बेसिकली मैक्स वेबर ने जैसे हमें ब्यूरोक्रेसी दिया था, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर, रैशनैलिटी, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करते थे, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ इनका इंक्लिनेशन था। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने हेल्थ केयर का भी यही, हेल्थ केयर के बारे में भी यही एनालाइज किया कि हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ पावर वर्क्स इन द सिस्टम्स। कि जो आपके हेल्थ लैडर में जो टॉप पे होंगे उनको इजी एक्सेस मिलेगा चीजों का, एंड हमेशा जो सोसाइटी में लोअर रैंक पे होंगे जिनके पास कोई पावर नहीं होगा उनके लिए इनएक्सेसिबल होंगी चीजें। तो इसीलिए हेल्थ एंड सोसाइटी का आपस में गहरा रिलेशन है जो हमें इस लेक्चर में समझने की कोशिश करनी है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, टॉक्ड अबाउट हाउ रिच वर्सेस पुअर इफेक्ट्स हेल्थ एंड कॉजेस इनइक्वालिटी। तो कार्ल मार्क्स जहां भी होगा हमें पता है उन्होंने रिच वर्सेस पुअर, इकोनॉमी, प्रोलेटेरिएट, बर्जुआ, ये सारी बातें की होंगी। तो हमें बेसिकली टॉपिक में पढ़ना था कि सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ इमर्ज कैसे हुई। अभी तक मैंने आपको बताया कि इसका जब एक सेपरेट फील्ड इसको लाया गया उससे पहले भी आइडियाज प्रेजेंट थे। वो कैसे प्रेजेंट थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हालात देखे थे, अकॉर्डिंगली थिंकर्स ने जो अपनी अपनी टिप्पणियां थी इस बात पे, अपने अपने आइडियाज जो थे वो प्रेजेंट किए। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई, दैट इज आफ्टर 1945, बिग चेंजेस इन हेल्थ केयर लाइक यूके,
Big changes in healthcare, like the UK started the National Health Survey in 1948, increased interest in the social health research. तो यूके में क्या हुआ, नेशनल हेल्थ सर्वे स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स अब सोसाइटी के हेल्थ वाले एस्पेक्ट पे रिसर्च करना, वो सारी चीजें स्टार्ट होगी, विद विच इवेंचुअली ग्रेव इनटू द सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। फोकस किस पे किया जाने लगा, क्रॉनिक इलनेस लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इंस्टेड ऑफ जस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो रिसर्चर्स इसमें ये चीज देखने लगे, क्या हमारी जो हेल्थ है एंड एक्सेस टू डॉक्टर्स है, जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, क्या ये चीज क्लास, रेस, जेंडर, एथनिसिटी से इम्पैक्ट खाती है कि नहीं। क्या हमारी हेल्थ खराब है, कहीं वो हमारे रेस से रिलेटेड तो नहीं, कहीं वो हमारे क्लास से रिलेटेड तो नहीं, कहीं हम लोअर मिडिल क्लास के हैं, इस वजह से हमें जो हॉस्पिटल के जो बेनिफिट्स हैं, डॉक्टर्स अवेल करना, वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। क्या बिकॉज ऑफ जेंडर हम हेल्थ वाइज पीछे तो नहीं रह रहे हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन थे, ये सारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे रिसर्चर्स के सामने आ गए। तो 1960s टू 70s में क्या हुआ, सिविल राइट्स यूएस में एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थी, पुश्ड पीपल टू क्वेश्चन ओल्ड सिस्टम्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। तो फेमिनिस्ट ने भी हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दिया। जो सिविल राइट मूवमेंट हुई थी यूएस में, खासकर जो रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हुई थी, उसमें भी हेल्थ केयर का स्पेसिफिकली पॉइंट उठाया गया कि जो सो कॉल्ड लो क्लासेस हैं, वो हेल्थ वाइज भी पीछे क्यों रह जाते हैं। ये सारे आइडियाज जो है वो इमर्ज हो गए। अकॉर्डिंगली टेलकॉट पार्सन्स जो है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, जब टेलकॉट पार्सन्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक रोल, दैट इज हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट सिक पीपल टू बिहेव। इसमें इन्होंने क्या कहा, हमें पता है टेलकॉट पार्सन्स क्या थे, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, तो उनका क्या मेन ये था आइडियोलॉजी की, कैसे जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो फंक्शन करती हैं एंड कैसे वो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम मेंटेन करके रखती हैं। ठीक, तो सिक रोल में इन्होंने क्या कहा, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बीमार हो जाते हैं, बाद में दे डोंट रिमेन इल, वो क्या करते हैं, दे सीक मेडिकल हेल्प गाइडेंस, वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको वापस काम पे आना होता है। तो इवेंचुअली जो सिस्टम है एज अ होल वो सर्वाइव करता है, क्योंकि अगर वो बीमार हो जाए और काम छोड़ दे तो काम नहीं चलेगा, तो स्टेबिलिटी सोसाइटी में नहीं रहेगी। लेकिन वो बीमार हो जाते हैं, वो समझते हैं हमारा एक सिक रोल है, हम बीमार हो गए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल सोल्यूशन, उनको डॉक्टर के पास जाना है, दे हैव टू सीक मेडिकल एडवाइस, मेडिकल हेल्प लेंगे, दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, दे विल रिटर्न टू वर्क। इस सारे प्रोसेस को हम सिक रोल बोलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो सोसाइटी की मेंटेन रहती है, क्योंकि दवाई खाने के बाद वो वापस काम पे जाते हैं। तो ये आइडिया जब टेलकॉट पार्सन्स ने दिया, इससे बाकी सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी इस चीज में इंटरेस्ट दिखाना शुरू हो गए। इवेंचुअली जो स्टडीज हैं ये और फ्लरिश होती गई। इरविंग जोला ने कहा कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया हाउ मेडिसिन स्टार्टेड लेबलिंग नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंसेस एज इलनेस। ठीक है, इन्होंने कहा नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस, अगर कोई सैड है तो उसको क्लिनिकली डिप्रेस्ड बोल दो। एजिंग जो है नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो बोल दो चलो आप ट्रीटमेंट्स कराओ, और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के मार्केट जो है वो उसको आगे बूस्ट करवाओ। तो उन्होंने कहा जो मेडिसिन है ये लेबल करता है नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एज इलनेस। एलियट फ्रिडसन ने क्या कहा, इन्होंने कहा डॉक्टर्स जो है उनके पास बहुत ज्यादा पावर है ओवर हेल्थ डिसीजंस। अगर डॉक्टर आपको आज कह दे कि आप बीमार हो, चाहे आप ना भी हो, डॉक्टर झूठ बोल रहा हो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, या आपसे पैसे लेने की वजह से, कितना भी आपको लोग बोलें कि आप ठीक हो, आप डॉक्टर की बात ही मानोगे, क्योंकि उनके पास पावर है और हेल्थ डिसीजंस। ये अगर पूरी दुनिया आपको बीमार डिक्लेयर कर दे, लेकिन आपका डॉक्टर आपको कहे कि नहीं यू आर ओके, यू विल फील ओके, क्योंकि डॉक्टर के पास पावर है। तो ये चीज एलियट फ्रिडसन ने कही। इरविंग जोला ने क्या कहा, नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंसेस को एज इलनेस लेबल किया जाता है, जिसको मेडिकलाइजेशन बोलते हैं। टेलकॉट पार्सन्स ने हमें आइडिया दिया सिक रोल का। These thinkers जो हैं, they argue that health isn't just about the body, it is about the social issues. Fine. तो ये हो गया पहले इमरजेंस का अर्ली फाउंडेशन। उसके बाद अब हम मेडिकल सोशियोलॉजी की तरफ देखते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। कुछ इसके साथ हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, मेजरली हम इसके फैक्ट्स देखेंगे, एंड किसने कौन सी बुक वगैरह लिखी है वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, also called as medical sociology, definition, ये एक सब डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का। दैट मीन्स इट कम्स अंडर द परव्यू, अंडर द एम्बिट ऑफ सोशियोलॉजी, जो स्टडी करता है सोशल कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो बेसिकली मेडिकल सोशियोलॉजी में आप क्या करते हो, हेल्थ जो है आपका सही होना एंड इलनेस जो बीमार होना, उसके सोशल कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज क्या है,
अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है, अमीर के बच्चे को माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, गरीब के बच्चे को होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। वो एक सोशल कॉज हुआ। फिर सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अब आगे नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप्स क्या लेने होंगे, ट्रीटमेंट कैसी होगी, गवर्नमेंट कितना उसमें हेल्प कर सकती है, ये सारी चीजें जो है मेडिकल सोशियोलॉजी में आती हैं। अर्ली कॉन्ट्रीब्यूटर्स जॉन शॉ बिलिंग्स जो है, उन्होंने ही रोट अबाउट हाइजीन एंड सोशियोलॉजी यूएस में, ठीक है। ऑर्गेनाइज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड कंपाइल्ड इंडेक्स मेडिकल, जिसमें उन्होंने बीमारियों के बारे में, हाइजीन के बारे में ये सारी चीजें बताई, ठीक है। तो देखो, हेल्थ एंड सैनिटेशन उन्होंने आपको चैप्टर दे दिया, उसमें उन्होंने पहले आपको लिखा है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। तो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ अपने आप में एक सब डिसिप्लिन है, ठीक है। आप इसको सिर्फ 2-4 पॉइंट्स में 5-6 टॉपिक्स मिला के एक जेनेरिक सा टॉपिक बना के नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपको जनरल सा क्वेश्चन आ गया कि क्या कॉजेज है, कॉन्सिक्वेंसेज है, दैट विल बी एबल टू आंसर। लेकिन यहाँ से आपको फैक्चुअल काफी आ सकता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, मेडिकल सोशियोलॉजी जो है ये एक सब डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का, एंड यू हैव टू कवर दैट इन वन टॉपिक। तो जितना इसको मैं इंफॉर्मेटिव भी बना सकती थी, साथ में ये भी ध्यान रखना था कि इट इज जस्ट वन टॉपिक ऑफ वन यूनिट, तो आप कितना ज्यादा इसको एक्सपैंड करोगे वो भी ध्यान रखना था। बट स्टिल आई ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग इन दिस, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाहर आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत अभी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें कुछ एक आधा चीज रह गई होगी, कि जो चीज हमारी मेन टॉपिक्स में रह जाती है, वी कवर दैट इन टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो बाकी इसमें मेजरली मैंने सारी चीजें कवर की हुई हैं। चार्ल्स मैकिन्टायर जो है, ही डिफाइंड द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी। एलिजाबेथ ब्लैकवेल फर्स्ट अमेरिकन वुमेन जिनने ग्रेजुएट किया फ्रॉम मेडिकल स्कूल एंड पब्लिश्ड एसेज ऑन मेडिकल सोशियोलॉजी। तो पहली अमेरिकन वुमेन जिन किनने डिफाइन किया टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी, चार्ल्स मैकिन्टायर ने। एंड जेम्स वॉरबास ने पब्लिश्ड एसेज ऑन मेडिकल सोशियोलॉजी, ही ऑल्सो पब्लिश्ड एसेज ऑन मेडिकल सोशियोलॉजी। कभी क्या होता है, आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, एलिजाबेथ ब्लैकवेल दिया होगा, यहाँ पे मेडिकल सोशियोलॉजी लिखा होगा, या फंडामेंटलिज्म लिखा होगा, एनवायरनमेंट लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो नाम है ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि हर फील्ड में आपको कोई इंपॉर्टेंट नाम मिलेंगे। जैसे हम थिंकर्स पढ़ते हैं, हम फंक्शनलिस्ट पढ़ते हैं, उसमें हम दुर्खेम पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नाम है। हम उसमें ऑगस्ट कॉम्टे पढ़ते हैं, पॉजिटिविज्म पढ़ते हैं। कोई जो की थिंकर्स के नेम्स होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। तो मिड 20th सेंचुरी में मर्टन एंड कलीग्स, आर के मर्टन एंड उनके कलीग जो है, उन्होंने अप्लाई किया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एनालिसिस टू द मेडिकल स्टूडेंट सोशलाइजेशन, कि कैसे मेडिकल स्टूडेंट जो होता है, उनके आइडियाज, उनके सोशलाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैसे डेवलप होते हैं, वो सारी चीजों को लेके मर्टन ने स्टडी किया। रेने फॉक्स जो है रोट एन इन्फ्लुएंशियल पेपर ऑन ट्रेनिंग फॉर अनसर्टेनिटी इन मेडिकल एजुकेशन। तो ट्रेनिंग फॉर अनसर्टेनिटी, रेने फॉक्स, ठीक है। मर्टन ने क्या किया, मेडिकल स्टूडेंट सोशलाइजेशन। वॉरबास ने भी एसेज ऑन मेडिकल सोशियोलॉजी लिखे। एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो है फर्स्ट अमेरिकन वुमेन। मैकिन्टायर ने क्या किया, डिफाइन द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी। अब सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड मेथडोलॉजिकल एडवांसेस में देख लो, हॉवर्ड बेकर, इन्होंने पब्लिश किया बॉयज इन वाइट। बेकर ने क्या लिखा, बॉयज इन वाइट, ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट है, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या होता है। बार्ने ग्लासर एंड एंसेल्म स्ट्रॉस, they used participant observation method in studies on death and dying, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द थियोरेटिकल एंड मेथडोलॉजिकल इनोवेशंस, तो उन्होंने बताया हमें कौन सी मेथडोलॉजी हम यूज करेंगे सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में। हॉवर्ड बेकर ने पब्लिश किया बॉयज एंड वाइट। हॉवर्ड बेकर लेबलिंग थ्योरी जिन्होंने दी थी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट लेंस से इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। एंड बार्ने ग्लासर एंड स्ट्रॉस ने क्या किया, मेथडोलॉजी की बात की, यूज्ड पार्टिसिपेंट इनोवेशन। दिस इज हाउ यू रिवाइज। जब आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे, आपको नोट्स देख के रिवाइज नहीं करना है, क्लोज ऑल योर बुक्स एंड ट्राई टू रिकॉल कि आपने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में हॉवर्ड बेकर बॉयज इन वाइट, फिर हमने देखा बार्ने ग्लासर एलन स्ट्रॉस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड स्टडीज ऑन डेथ एंड डाइंग, उनने मेथडोलॉजिकल इनोवेशन जो है की। रेने फॉक्स ने अनसर्टेनिटी, मर्टन ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मेडिकल स्टूडेंट सोशलाइजेशन, जेम्स वॉरबास एसेज ऑन मेडिकल सोशियोलॉजी, एलिजाबेथ बैकवेल एसेज ऑन मेडिकल सोशियोलॉजी, अमेरिकन वुमेन, फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू ग्रेजुएट। चार्ल्स मैकिन्टायर डिफाइंड द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी, ठीक। आगे देख लो, फिलोसॉफिकल एंड ग्लोबल एक्सपेंशन, माइकल फूको, ये भी हमने पढ़ लिया है अलग से, ये हमारा कवर हो गया है सिलेबस में। आर्ग्यू दैट नॉलेज ऑफ बॉडी हेल्थ इलनेस इज हिस्टोरिकली स्पेसिफिक सब्जेक्टिव एंड चेंजेबल, ठीक है। ये हिस्टोरिकली आपको कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखनी होंगी, एंड ये चीज जो है आज जैसी है जरूरी नहीं कल भी वैसी हो, दे विल कीप ऑन चेंजिंग। ब्रिटिश मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट नोन फॉर स्टडीज ऑन मेडिकल प्रैक्टिस इमोशंस इलनेस एक्सपीरियंस, तो ब्रिटिश मेडिकल सोशियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने स्टडीज करी मेडिकल प्रैक्टिस इमोशंस इलनेस एक्सपीरियंस पे, ठीक। कंट्रीज वेयर मेडिकल सोशियोलॉजी बिकेम सिग्निफिकेंट, अगर चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, वैसे दिस कंट्रीज
नेम जो है इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मेडिकल सोशियोलॉजी रिसीव्ड मोर सपोर्ट फ्रॉम मेडिसिन देन फ्रॉम सोशियोलॉजी ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेवलपमेंट। तो सोशियोलॉजिस्ट को लगा क्या कर रहे हो, अभी तो हम सोशियोलॉजी को ही एज इसके पैर जमाने में लगे हुए हैं, सोशियोलॉजी को ही अभी हमें एकेडमिक डिसिप्लिन फ्लरिश करवाना मुश्किल हो रहा है, अब आप हेल्थ भी लेके आ रहे हो, सब डिसिप्लिन लेके आ रहे हो। तो उन लोगों ने थोड़ा इसको सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मेडिसिन वाले से इनको पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि उनको भी ये चीजों में रिसर्च करने में इंटरेस्ट था कि क्या सोशल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं लोगों के हेल्थ एंड इलनेस से रिलेटेड। ठीक, फिर आगे हम टुवर्ड्स लेटर 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी। 1913 में 30s में लॉरेंस हेंडरसन, एक फिजिशियन एंड हार्वर्ड टीचर, प्रमोटेड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड रोट अबाउट फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप एज अ सोशल सिस्टम। तो पीपीआर, फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप, किसने देखा? एल हेंडरसन ने पीपीआर, फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप एज अ सोशल सिस्टम, कि हमें मतलब ये बिल्कुल मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं होता है डॉक्टर पेशेंट का, दिस इज अ सोशल सिस्टम। इसमें बातें होंगी, सब्जेक्टिविटी होगी, मीनिंग्स होंगे, एक्शंस होंगे, फीलिंग्स होंगी, ठीक है। तो वो हमें अंडरस्टैंड करना है। फिजिशियन पेशेंट का रिलेशनशिप हेंडरसन ने दिया था, लॉरेंस हेंडरसन ने। ईयर नॉट इम्पॉर्टेंट, नेम इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट। फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप, लॉरेंस हेंडरसन। ठीक, एंड ही वॉज द वन हु लेटर इन्फ्लुएंस्ड Talcott Parsons also, who later became central to medical sociology. फिर आ गया हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपेंशन। उसमें क्या हुआ? मेडिकल सोशियोलॉजी बिकेम रिकॉग्नाइज स्पेशलिटी विद इन सोशियोलॉजी। तो व्हेन डिड इट बिकम अ रिकॉग्नाइज स्पेशलिटी कि हाँ अब ये एक एज अ सब डिसिप्लिन लॉन्च हो गई? इट केम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट ग्रेव एज एन अप्लाइड फील्ड, कि अब एक अप्लाइड फील्ड आ गया सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? सोसाइटी, वो सारी चीजें, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल प्रोसेस, सोशल चेंज। अब आप अप्लाइड सोशियोलॉजी देख रहे हो कि सोशियोलॉजी को रियल लाइफ एस्पेक्ट में आप कहाँ यूज कर रहे हो। आप सोशियोलॉजी को अब हेल्थ में यूज कर रहे हो, दैट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इट ग्रेव इन एन अप्लाइड फील्ड एनवायरमेंट, it grew in an applied field environment seen as producing useful knowledge for health policy and practice। तो ये अब किसका पार्ट बन गया? अप्लाइड फील्ड का, अप्लाइड सोशियोलॉजी का। ग्रोथ वो सपोर्टेड बाय फंडिंग एजेंसीज एंड पॉलिसी मेकर्स, जिनको भी सोल्यूशन चाहिए था कि ये सारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है या वेलफेयर स्टेट हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। अगर हम स्टेट के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो इकोनॉमिकली स्टेट को हम इंप्रूव करवाते हैं, लेकिन हेल्थ पे क्यों असर पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें जो है उनकी रिसर्च के लिए फंडिंग वगैरह स्टेट जो है वो करती रहती थी। रसल सेज फाउंडेशन जो है फंडेड प्रोग्राम्स टू इंटीग्रेट सोशल साइंस इनटू मेडिकल प्रैक्टिस। तो कौन सी एक फाउंडेशन का भी नाम याद रख लो, हो सकता है आपको पूछ लें। वाई टेक रिस्क? व्हेन आई टेक नोट्स और क्लासेस, मेरा मेन मकसद क्या होता है कि जितना हम कवर पर कर पाए उतना हम कवर करें, ताकि एटलीस्ट मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो कि इसमें से मिनिमल चांसेस है इसके बाहर से कुछ आ जाए। एंड अगर इसके बाहर से कुछ आ जाए तो वो ऑलमोस्ट, इतना मैं श्योर हूँ, मेजोरिटी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करती हूँ आपके नोट्स को। National Institute of Mental Health (NIMH) supported joint projects between sociologists and physicians. Russell Sage Foundation ने fund किए programs. Hollingshead and Redlich published Social Class and Mental Illness. तो books के नाम याद रख लोगे। सोशल क्लास एंड मेंटल इलनेस, हॉलिंग्सहेड एंड रेडली। ठीक है, शोड कोरिलेशन बिटवीन सोशल क्लास एंड टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, कि किस क्लास में कौन सी मेंटल इलनेस हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे अर्बन मिडिल क्लास में हमें डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस द 1960s कम्युनिटी हेल्थ मेंटल हेल्थ मूवमेंट इन द यूएस। ठीक, फिर डेवलपमेंट ऑफ सब फील्ड एंड डिबेट। फिर देख लो आगे। रॉबर्ट स्ट्रॉस इंट्रोड्यूस्ड अ की कॉन्सेप्चुअल डिवीजन। रॉबर्ट स्ट्रॉस जो है उन्होंने हमें इससे रिलेटेड दो चीजें बताई। उन्होंने दो डिविजन हमें बताए, एक है सोशियोलॉजी इन मेडिसिन, सोशियोलॉजी इन मेडिसिन, एंड सेकेंड वन इज सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन। सोशियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी इन मेडिसिन क्या होता है? ये वो रिसर्च है बेसिकली जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स या पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए की जाती है। ठीक है, उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पेशेंट का बिहेवियर समझना एंड ट्रीटमेंट का फॉलो अप, अगर कोई वैक्सीन नहीं कर रहा है उसका क्या रीजन है, वो सारी चीजें देखना, दैट इज सोशियोलॉजी इन मेडिसिन। कि मेडिसिन से रिलेटेड क्या आगे डॉक्टर, हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ, कि इनके लिए जो रिसर्च की जाए, दैट इज सोशियोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर एक सोशियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल के साथ मिलकर स्टडी करता है, फॉर एग्जाम्पल कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो अपना इंसुलिन टाइम पे क्यों नहीं देते,
तो ये सोशियोलॉजी इन मेडिसिन होगा। आप समझ रहे हो, मेडिसिन बीमारी, सोशियोलॉजी अब रिलेटेड टू दैट बीमारी, क्यों क्यों नहीं टाइम पे इंसुलिन दे रहे हैं, दैट इज सोशियोलॉजी इन मेडिसिन। एंड सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन क्या होता है, इसमें बेसिकली एकेडमिक और क्रिटिकल होता है। इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो मेडिसिन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करता है कि कैसे प्रेगनेंसी जैसे नेचुरल प्रोसेसेस को एक डिजीज बना दिया गया। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी में यू हैव टू टेक रेस्ट, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, इसको एक एज अ डिजीज समझा जाता है सोसाइटी में कि आप रेस्ट करो, आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो वो सोशियोलॉजिस्ट इस चीज में इंटरेस्टेड होगा। या फिर देखेगा कि जो पुअर और रिच पेशेंट्स के बीच में ट्रीटमेंट का डिफरेंस है, उनके बीच में ट्रीटमेंट का क्या डिफरेंस होता है। तो एकेडमिक और क्रिटिकल है। फाइन। एंड सोशियोलॉजी इन मेडिसिन में बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के लिए हेल्प मिलती है, उसको पेशेंट बिहेवियर समझ में आता है। अगर आप सिंपल इसमें याद रखना चाहो, जो सोशियोलॉजी इन मेडिसिन है बेसिकली ये डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से होता है, डॉक्टर पर्सपेक्टिव। एंड जो सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन है ये क्रिटिकल होता है, थियोरेटिकल होता है, ये बेसिकली सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से होता है। ठीक। Sociologists in medicine had access to clinical environments and real-time health issues. Sociologists of medicine were more aligned with academic expectations. ठीक है, tension arose between two groups over legitimacy and importance of their work, कि कौन ज्यादा important है। Over the time, both camps began to bridge the gap, contributing to both theory and applied research. एग्जाम में आपको सोशियोलॉजी इन मेडिसिन ऑफ मेडिसिन की एग्जाम्पल देके बताया, पूछा जा सकता है कि क्या है, कौन सा, एंड आपको नाम पूछा जा सकता है, ये दोनों चीजें किसने दी थी। फिर आ गया mature phase and consolidation. Despite initial concerns, medical sociology did not become dependent on medicine. Instead, it maintained an independent intellectual course. ठीक है, तो ऐसा हमें पता है कि क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि ये एक सब डिसिप्लिन लॉन्च हो गई, एक अलग कोर्स लॉन्च हुआ, सिर्फ मेडिसिन का एक ऑफशूट बन के नहीं रह गया। The practice of medicine became a major subject of critical inquiry within sociology. Medical sociology began studying क्या क्या करता था, स्टडी ये करता है कोर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, सोशल स्ट्रेस, हेल्थ लाइफस्टाइल, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रख लेना, ये 1 2 3 पॉइंट्स करके वैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं। फिर 1951 में टर्निंग पॉइंट कब आया वो मैंने आपको पहले ही बताया, टेलकॉट पार्सन्स ने तब जब द सोशल सिस्टम में सिक रोल के बारे में बताया। ये एक काफी फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, एंड जब इन्होंने कोई ऐसी बात की हेल्थ और सोशियोलॉजी को रिलेट किया, तो वो चीज सारे लोग जो है बाकी सोशियोलॉजिस्ट भी उस पर अपना ध्यान जो है वो देने लगे। At the time, Parsons was most prominent sociologist globally, so his engagement gave credibility and intellectual recognition to medical sociology among the academic sociologists. तो सिक रोल में इलनेस को एज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवियंस, क्योंकि जो नॉर्मल चीज हो रही है उससे आप हट गए हो, अब आपको रेस्ट करना है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिक इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, कि आपके कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है। राइट्स है कि यू आर सिक यू विल टेक रेस्ट, ऑब्लिगेशन है यू हैव टू सीक मेडिकल एंड प्रोफेशनल हेल्प, अब आप वापस काम पे आ जाओ। एंड इसमें रोल ऑफ डॉक्टर्स भी होगा इन कंट्रोलिंग एंड लेजिटिमाइजिंग योर सिकनेस। ठीक है, उसके बाद while Parsons' structural functionalism did not become dominant future direction of sociology, his contribution validated medical sociology. ऐसा नहीं है कि फिर उन्हें इसको अपनी कोर फिलोसफी बनाया, पर एटलीस्ट उनका सिक रोल बोलना, इसको एक वैलिडेशन मिली मेडिकल सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ को, कि इतने बड़े थिंकर जो हैं वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, रॉबर्ट मर्टन एंड एरविंग गॉफमैन जो है अदर टॉप सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द एरा ऑल्सो बिगैन पब्लिशिंग इन मेडिकल सोशियोलॉजी, हेल्पिंग स्ट्रेंथन इट्स एकेडमिक स्टेज। पोस्ट पार्सन्स डेवलपमेंट क्या क्या हुई टेलकॉट पार्सन्स के बाद, मर्टन एट ऑल मींस मर्टन के साथ बाकी लोग भी, मर्टन आपको याद रखना है। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म टू स्टडी मेडिकल स्टूडेंट सोशलाइजेशन, ये हो गया। रेने फॉक्स कंट्रीब्यूटेड विद हर वर्क ऑन ट्रेनिंग फॉर अनसर्टेनिटी, ये भी मैंने आपको बताया। राइज ऑफ सिंबॉलिक, हॉवर्ड बेकर, बॉयज इन वाइट, ये भी मैंने बताया। एंड डेथ एंड डाइंग, ये भी सारा हमने किया है। तो ये वाली सारी चीजें जो हमने वहां पे देखी थी पोस्ट पार्सन्स वाले फेज में हुई थी। theoretical debates and expansion. Structural functionalist versus symbolic interactionist जो है वो became a major debate in medical sociology. This theoretical clash led to a surge in research and publications in this field. क्योंकि दोनों जो है एक सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है ग्रैंड थियोरिस्ट्स हैं, ठीक है, एंड जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं वो माइक्रो पर्सपेक्टिव वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली इनके बीच के डिबेट की वजह से और ज्यादा जो रिसर्चेस हैं इस बात पे होने लगी, एंड काफी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुई, इंस्टीट्यूशन सामने आए, इस पे जर्नल्स वगैरह लिखे जाने लगे, काफी लिटरेचर एंड इसमें ये वर्क लिटरेचर वर्क हुआ जो आपको याद रखना है।
Growth of professional associations. American Sociological Association Medical Sociology section was created. It became one of the largest and most active ASA sections. British Sociology Association formed a medical sociology group and it became a largest specialty group. International Sociological Association founded Research Committee 15 Health Sociology influenced by the US. कुछ की जर्नल्स देख लो. ASA की जर्नल है जर्नल ऑफ हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर, ठीक है. एंड ब्रिटिश वाले की Social Science and Medicine was launched in Britain, gained global influence in medical sociology. So Social Science and Medicine is related to Britain, and Journal of Health and Social Behavior जो है, it was an official publication of ASA. ये क्विक रिविजन नोट्स है जो अभी तक हमने पढ़ा. यू कैन पॉज दिस एंड रिवाइज दीज नोट्स फ्रॉम हेयर. मैं नोट्स जो है वो ऐप में अपलोड कर दूंगी. ये यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है थिंकर्स एंड उनके कंट्रीब्यूशन. अगेन दिस विल हेल्प यू इन रिविजन. ये आप ऐप से देख लोगे फिर. तो बुक्स देख लो. नॉर्मन हॉकिंस ने लिखी थी फर्स्ट टेक्स्ट बुक टाइटल्ड मेडिकल सोशियोलॉजी. हैंडबुक ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय हॉवर्ड फ्रीमैन, सॉल लिवाइन एंड लो रीडर. डेविड मैकेनिक एंड रोडनी को जो है रिलीज इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक्स दैट बिकेम अर्ली लीडर्स इन द फील्ड. ठीक है. फिर हो गया मेंटल हेल्थ एंड लेबलिंग थियरी फोकस. थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ रिलेटेड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. हमें पता है लेबलिंग थियरी एंड मेंटल पेशेंट एक्सपीरियंस वर वाइडली स्टडीड अंडर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. हॉवर्ड बेकर लेबलिंग थियरी वाला. Research expanded into stigma, stress, family coping mechanisms, and other social psychological aspects of mental health as well. तो ये इसमें थोड़ी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है. ऑल्दो मेंटल डिसऑर्डर जो है आई डोंट थिंक इट इज गिवन इन योर सिलेबस, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने ऐड कर लिया क्योंकि आपके नोट्स बुक्स वगैरह में कहीं कहीं चीजें मेंशन थी. ठीक है. 1961 में अर्विंग गॉफमैन ने असाइलम्स पे स्टडी की, मेंटल असाइलम्स पे, एंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशंस उनको डिस्क्राइब करने के लिए. बेसिकली इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशंस क्यों बोला मेंटल हॉस्पिटल्स को, क्योंकि देखो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो रही है, ग्रुप्स में रह रहे हो, आपकी डेली एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा रहा है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हो. तो बेसिकली एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन की तरह आपको सारा कवर करता है. इसमें आपकी काइंड ऑफ सोशलाइजेशन भी हो रही है, आपका सर्विलेंस भी हो रहा है, आप पे चेक भी रखा जा रहा है, आपको अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलाया भी जा रहा है. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन. हाईलाइटेड लाइफ अंडर एक्सटर्नल कंट्रोल एंड रेगुलेशन. की थियोरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लो. एलियट फ्रीडसन ने पब्लिश किया प्रोफेशनल डोमिनेंस. ही प्रपोज द प्रोफेशनल डोमिनेंस थियोरी टू एक्सप्लेन फिजिशियंस कंट्रोल ओवर हेल्थ केयर. तो प्रोफेशनल डोमिनेंस एलियट फ्रीडसन. अगर आपने लास्ट पेपर देखा होगा लेक्चर का, तो उसमें भी काफी ऐसी कुछ बुक्स के नाम लिखे थे एंड थिंकर्स के नाम लिखे थे जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं देखे होंगे. मैंने भी वो नाम पहली बार सुने थे काफी. तो ऐसा नहीं होता अगर पेपर में आपको सिलेबस में सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ लिखा है तो आप उसमें एक दो पेजेस पढ़ के बस बैठ जाओ कि हाँ इतना ही पढ़ना होगा. यू विल हैव टू डेल्व डीपर इनटू द टॉपिक. आपको उसमें से खोज के निकालना होगा, और वही मैं अपनी क्लासेस में करती हूँ, वही मैं अपने नोट्स के थ्रू करती हूँ. जो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. पॉल स्टार पब्लिश द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन मेडिसिन. ही वॉन द पुलिट्जर प्राइज, और इसने आर्ग्यू किया था कॉर्पोरेट हेल्थ केयर सिस्टम रिड्यूस्ड physicians' dominance in an unregulated market. Donald Light introduced the idea of countervailing power, claimed that medical profession is just one of the many powerful groups. इन्हें का ऐसा नहीं है, it is the only powerful group. तो one of the many powerful groups हैं. स्टेट, इंश्योरर्स, फार्मा, पेशेंट सारे नेगोशिएट करते हैं कंट्रोल, मतलब सबका कंट्रोल होता है हेल्थ केयर में. अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं यही मेडिसिन लाओ. वो एमआर उनके डॉक्टर क्लिनिक्स पे होते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन ले लो, उनका उसमें कमीशन होता है. यही चीज इन्होंने बताई और उसको रिप्रेजेंट किया विद द टर्म काउंटरवेलिंग पावर, कि इसमें काफी सारे जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. Brian Turner, he published Body and Society, started sociological debate on control, experience and use of body. ठीक है. laid groundwork for theories based on emotions and phenomenological experience. तो वो कौन थे? ब्रायन टर्नर. ये इन्होंने क्या किया? यूज ऑफ बॉडी, कंट्रोल, एक्सपीरियंस, फिनोमिनोलॉजी, इमोशंस, वो वाली सारी बातें करी. ये सारी जो फिनोमिनोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है. दिस वर्क स्पेशली इन ब्रिटेन was based on social constructionism influenced by Michael Foucault, viewing knowledge of health and illness as subjective and historically specific. अब अगर आप रिकॉल कर पाओ लेक्चर्स, हमने कंस्ट्रक्शनिज्म पढ़ा है, माइकल फुको पढ़ा है, तो आप उन दो चीजों को यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करो. इसका मतलब है जो ब्रिटिश मेडिकल सोशियोलॉजी है, कब से? स्पेशली 1970 ऑनवर्ड्स. सोशियोलॉजिस्ट क्या देखने लगे? वो देखने लगे हेल्थ और इलनेस जो है इट इज नॉट यूनिवर्सल और प्योरली साइंटिफिक. ये कौन शेप करता है हेल्थ एंड इलनेस? ये शेप करता है आपकी सोसाइटी,
आपका कल्चर, द कल्चर यू कम फ्रॉम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड पावर एजेंसीज आपकी सोसाइटी की। इस अप्रोच को हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसोफर माइकल फूको। ठीक है, तो बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या कहेगा इस रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग, ये बोलेगा हेल्थ एंड इलनेस जो है वो बायोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं है, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। फाइन, फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी, पहले होमोसेक्सुअलिटी को एज मेंटल इलनेस ट्रीट किया जाता, आज इसको चॉइस देखते हैं, मेंटल इलनेस नहीं देखा जाता है। ठीक है, या चाइल्ड बर्थ को कभी इसको नेचुरल प्रोसेस कंसिडर किया जाता था कि हाँ ये तो नेचुरली वुमेन आर बोर्न टू गिव बर्थ, तो इसमें कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आज मेडिकल इंटरवेंशन है, इसको मेडिकलाइज किया गया है, पेन रिड्यूसर्स जो है वो दिए जाते हैं फीमेल्स को। तो हम जो हेल्थ और इलनेस को समझते हैं वो सब्जेक्टिव होता है, वो आप क्या मीनिंग उस चीज को देते हो, वो हिस्टोरिकली स्पेसिफिक होता है कि आपको पास्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो दोनों इसमें चीजें देखनी होंगी। ठीक है, सब्जेक्टिव इसीलिए है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन हु इज डिफाइनिंग इट, नॉट जस्ट द फैक्ट्स। फाइन, अगर इलनेस जो है इन द पास्ट, व्हाट इलनेस वाज इन द पास्ट इट इज नॉट टुडे, आज जो है हम इलनेस को डिफाइन करते हैं दैट हैज चेंज। तो ये सब्जेक्टिव भी है एंड हिस्टोरिकली स्पेसिफिक भी है। यहाँ पे ये था कि इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय माइकल फूको। हाउ इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माइकल फूको? माइकल फूको ने हमें बेसिकली क्या बात बताई थी, केपी याद रख लो उसका। केपी का क्या मतलब, इन्होंने कहा था नॉलेज इज पावर। तो इनके इनसे कैसे इन्फ्लुएंस था, इनका कहना था जो कंट्रोल करते हैं मेडिकल नॉलेज को वो कंट्रोल करेंगे पीपल, हाउ पीपल लिव बिहेव एंड आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी। वही आपको बोलते हैं ना, जिनके पास हमें पता है मेडिकल नॉलेज है, वही आपको बोलते हैं ना सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, जंक मत खाओ, उनके पास पावर है आपको रेगुलेट करने का। इसका मतलब है मेडिसिन और साइंस जो है वो न्यूट्रल नहीं है, दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर ए पार्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। तो जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है आपको कंट्रोल करने का, डॉक्टर के पास, आपके डाइटिशियन के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास, उनके पास, इनफैक्ट आपके जिम ट्रेनर के पास, दे हैव द राइट टू कंट्रोल। ठीक है, दिस इज हाउ इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय माइकल फुको। 1983 में यूरोपियन सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड मेडिकल सोशियोलॉजी वाज फॉर्म्ड। ये एक बाय एनुअल साल में 2 बार कॉन्फ्रेंस होती है फॉर यूरोपियन रिसर्चर्स। जापानीज सोसाइटी फॉर मेडिकल सोशियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। ठीक है, लीडिंग पब्लिकेशंस एंड टेक्स्ट बुक्स देख लो। कोनराड एंड कर्न ने क्या लिखी थी, यहाँ पे नाम लिख लो, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, इट वाज बाय पीटर कोनार्ड एंड रोशेल कर्न। ठीक है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स दिए थे इन्हें इसके, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। विलियम कॉकर हैन ने लिखी थी मेडिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस जर्नल जो है इट वाज लॉन्च्ड इन ब्रिटेन। हेल्थ जर्नल वाज आल्सो स्टार्टेड इन यूके। हैंडबुक ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी 5 एडिशंस इसके आए हैं, लेटेस्ट बाय बर्ड, कॉनराड एंड फ्रीमन। ठीक है, ये सारे नाम इसमें आप याद रखोगे। तो ये हो गया आपका मेडिकल सोशियोलॉजी। आगे आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। वी विल स्टॉप दिस लेक्चर हेयर क्योंकि काफी कंटेंट लोडेड है, ऑल्दो यू माइट फील के लेक्चर लंबा हो सकता था, बट लेक्चर का पर्पस आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, आपको चीजें समझने के लिए टाइम देना है। तो आप क्या करो, जितना सारा अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज करो, इससे आपका यूनिट 14 का एटलीस्ट ये पोर्शन कवर हो जाएगा। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। ये हो गया, इसमें ये मैंने आपको इसका पीडीएफ दे दिया है, उसमें कोई और एडिशंस होंगी। सैनिटेशन लॉ का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी इसमें ये 3 टॉपिक्स हमें अलग से कवर करने होंगे, उसके साथ ही आपका यूनिट 14 भी जो है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक, एंड हमारा अभी तक सिलेबस कितना कवर हो गया एक बार ये देख लेते हैं। यूनिट 1 इज डन, 2 ऑल्सो वी हैव डन कम्प्लीटली। यूनिट 3 में हमारा रहता है इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस, टेबुलेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये वाले पोर्शन। यूनिट 4 वी हैव डन, 5 वी हैव डन, 6 वी हैव डन, 7 में ऑल्सो वी हैव डन कुछ चीजें एंड कुछ चीजें वी हैव टू डू, एंड 8th ऑनवर्ड्स अभी हमें करना है। तो अगस्त एंडिंग तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।